गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी एक ही पर्सन ऐड हुआ है। अब तुमसे तो मैं पूछूं। चलो रत्नों का जो है श्लोक सुना दो मेरे को। फिर भी जल्दी से, और फिर अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम्म। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि अ, अपने शोधन, सामान्य शोधन रत्नों का किस में करते हैं? हम्म। आवाज कट रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आज का अपना टॉपिक है, अब तीन रत्न और बचे, नीलम और गोमेद और वैदुर्य। ठीक है। फटाफट इन तीनों को करते हैं कंप्लीट, तो फिर क्लास एंड करेंगे। बोलो। कि पारद के विभिन्न कर्मों के लिए जो है उपरसों का प्रयोग किया जाता है, इन 8 उपरसों का। ऐसे है उसका मतलब। क्या था? गंधाश्म गैरी काशीस कांक्षी ताल शिलांजनम कंकुष्टम च इति, यानी ये 8 है। च इति मतलब ये मतलब कंकुष्टम, मतलब लास्ट में आगे 7 तक। ठीक है। उसके बाद और कंकुष्ट ऐसे करके च इति मतलब वो उसमें जुड़ जाता है ना। उप्रसास चाष्टव, ये 8 उपरस हैं जिनको पारद कर्मणि, पारद के कर्मों में जो है प्रयोग किया जाता है ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार से पारद के विभिन्न कर्मों में जो है उपरसों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो मेरे को धातु वाला श्लोक याद किया किसी ने? धातु वाला श्लोक सुना दो मेरे को बस। कनक रजतम वाला। हम्म। शुद्ध लोहम कनक रजतम। लोहाश में सारम था ना। हम्म। 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 पूरा अच्छे से याद करना है इसको, है ना। ये था शुद्ध लोहम कनक रजतम भानु लोहाश में सारम। भानु तो बोला नहीं तुमने, ताम्र। ठीक है। फिर उसके बाद था पूति लोहम द्वितीयम उदितम नाग वंगा विधानम। बिल्कुल सही। फिर आता है मिश्र लोहम तृतीयम उदितम पित्तलम कांस्य वर्तनम। ठीक है। इस तरह से है वो श्लोक। बढ़िया, फिर भी याद किया है तुमने, वो बढ़िया बात है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नीलम। नीलम को संस्कृत में भी नीलम ही बोलते हैं, हिंदी में भी नीलम बोलते हैं। फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्लू सेफायर। ठीक है, सेफायर या ब्लू सेफायर, क्योंकि जनरली नीले रंग वाला जो है अपन को प्राप्त होता है। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट है एक तरह का ये। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड टाइप। और काठिन्य इसका है 9, मतलब हीरे के बाद सबसे कठिन द्रव्य माना जाता है ये नीलम। ठीक है। अगर इसकी परिचय देखें तो आयुर्वेद की संहिताएं हैं, जैसे कि बृहद संहिता है, लघु संहिता है, उनमें नीलम का वर्णन नहीं मिलता है। नीलम का वर्णन कहाँ मिलता है? जो 8वीं शताब्दी उसके बाद के रस ग्रंथ है ना, उनमें जो है नीलम का वर्णन मिलता है। अब नीलम की बात करें तो नीले से श्वेत वर्ण का, यानी अलग अलग कलर का हो सकता है। इन जनरल अपन नीले वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो नीले से श्वेत कलर का पारदर्शक खनिज एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, और इसमें टाइटेनिक ऑक्साइड और अल्प मात्रा में कोबाल्ट भी होता है। ठीक है। तो इसका ब्लू कलर किसके कारण है? टाइटेनिक ऑक्साइड या अल्प मात्रा में जो कोबाल्ट वगैरह प्रेजेंट होता है उसके कारण। ठीक है। और ये बहुत टिकाऊ या कठिन रत्न है, और हीरे के बाद जो है इसका नंबर आता है कठिनता में। अच्छा, इसका ग्रह कौन सा है? नीलम का ग्रह याद है धर्मेंद्र? बिल्कुल सही। शनि ग्रह जो है नीलम का ग्रह है, मतलब नीलम शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं। ठीक है। प्राप्ति स्थान की बात करें अपन इसकी, तो पहले पर्याय देख लेता, नील।
नीलोपल, नील रत्न, सुनील, महानील, नीलाश्म, शनि रत्न। शनि रत्न शनि का है, बाकी नील नील सारा आ रहा है यहाँ पे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये किससे रिलेटेड है। भाई कलर से रिलेटेड है, ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू सैफायर, इसलिए। अच्छा, अब इसके भेद की बात करें तो रसशास्त्र में इसके दो भेद मिलते हैं। इंद्रनील जो कि श्रेष्ठ प्रकार का होता है, कृष्ण गर्भित नीलाभ। इसका मतलब यह है कि अंदर से तो वो काला कृष्ण वर्ण का सा दिखाई देता है, और बाहर जो होता है वो ब्लूइश होता है ना। तो कृष्ण गर्भित नीलाभ। और गुरु यानी भारी होता है। जल नील श्रेष्ठतम, जल नील मतलब ज्यादा बढ़िया है। वो श्वेत गर्भित नीलाभ है, बाहर से तो नीला और अंदर से सफेद सा फील होता है, वो लघु होता है। इस प्रकार से जो है नीलम के दो भेद बता रखे हैं। अच्छा, वर्ण भेद से नीलम के हीरे के सदृश चार भेद होते हैं, श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। ठीक है, ये हो गए नीलम के भेद। अब आते हैं उत्तम नीलम के लक्षण की बात करें तो उत्तम नीलम कैसा होता है। तो उत्तम नीलम होता है कि भाई समान वर्ण वाला, एक समान वर्ण, मतलब अलग अलग डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरी बात, बाहर में गुरु होना चाहिए, स्निग्ध, स्वच्छ, गोल पिंडाकार, कि भाई गोल या पिंडाकार रूप में होना चाहिए। ठीक है, स्पर्श में मृदु, और मध्य में ज्योति युक्त। ठीक है, मध्य में ज्योति युक्त मतलब मध्य में जैसे यहाँ डिस्कलरेशन है श्वेत गर्भित, कृष्ण गर्भित, तो मध्य में इस टाइप का अलग टाइप का वर्ण जरूर होना चाहिए उसमें। तो इस तरह का जो नीलम है वो उत्तम होता है, किसके लिए, चिकित्सा कार्यों के लिए। तो इस प्रकार के नीलम का जो है उपयोग करना चाहिए चिकित्सा कार्यों के लिए। ठीक है, अब उत्तम नीलम की एक परीक्षा बता रखी है कि भाई नीलम उत्तम है या नहीं, इसके लिए क्या जो परीक्षा अपन कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा की निरभ्र, निरभ्र मतलब यहाँ जिसमें आसमान में बादल वगैरह नहीं हो, ठीक है, स्वच्छ चांदनी में गौरवर्णा सुंदर स्त्री को वस्त्रों से सुसज्जित कर दुग्ध पूरित पात्र में उसके हाथ में रखकर चंद्रमा के सामने खड़ी करें। मतलब यहाँ पे गए एक सुंदर स्त्री हो जिसके हाथ में वो नीलम रत्न हो। ठीक है, और समय कैसा हो, शरद पूर्णिमा या फिर कोई ऐसी चैत्र पूर्णिमा का समय हो जिसमें आसमान में बादल नहीं हो, एकदम प्योर सारी चांदनी जो है, पूरी रोशनी वहां पे प्रॉपर रूप से आ रही हो। ठीक है, एक अन्य पुरुष नीलम को हाथ में लेकर चांदनी के माध्यम से नीलम का प्रकाश उक्त दूध पात्र पर डाले। ठीक है, कि भाई जो दुग्ध पात्र है स्त्री के हाथ में, उस पर जो है वो प्रकाश डालने की कोशिश करे नीलम रत्न से। ठीक है, यदि वह नीलम अपने प्रकाश से दुग्ध एवं स्त्री पर नीलाभ प्रकाश उत्पन्न करे तो उसे उत्तम नीलम समझना चाहिए। कुल मिला के आप ये समझ लो, डायग्राम अच्छा नहीं है, मतलब ये है ना, कोई स्त्री है, ठीक है, सुंदर स्त्री जिसके हाथ में क्या है, दूध की भगोनी है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा पुरुष है जिसके हाथ में क्या है, नीलम रत्न है। रत्न में नीलम को एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर यहाँ पे चांदनी है, तो चांद की रोशनी आ रही है, नीलम के पे गिरेगी, नीलम रत्न पे, फिर वो क्या करेगा, परावर्तन करेगा। अगर परावर्तन करके जो स्त्री और दुग्ध है उस पर नीला प्रकाश दिखा रहा है, यानी ब्लू लाइट टाइप दिख रहा है, तो उसको इस प्रकार के नीलम को जो है आपको कैसा मानना है, श्रेष्ठ नीलम मानना है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से जो है नीलम की परीक्षा बताई हुई है। अच्छा, आगे अपन बात करें इसकी, तो शोधन मारण आता है फिर। ठीक है, शोधन आपको पता ही है, विशेष शोधन किस में करते हैं, सामान्य शोधन जयंती स्वरस में, विशेष शोधन किसी को पता है तुम में से, नीलम का विशेष शोधन किस में करते हैं यार, याद करो ये चीज, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। नीली स्वरस में एक एक प्रहर तक स्वेदन करने पर जो है नीलम शुद्ध हो जाता है। मारण एमजीएस से याद कर ही लोगे, मनयशिला गंधक हड़ताल। ठीक है, इनका प्रयोग करना है मारण के लिए, यानी भस्म निर्माण के लिए, और लकुश स्वरस की भावना देकर टिकियाएं बनानी है। तो ये मारण हो गया। पिष्टि, ये भी सिंपल नॉर्मल रूल है, सबकी पिष्टि एक ही तरह से बनाते हैं। कैसे, पहले तो सारे रत्नों का सूक्ष्म चूर्ण बना लो, कोई से भी रत्न की अपन को पिष्टि बनानी है उसका। फिर उसके बाद उसमें जो है आपको सीमाक पत्थर में उस चूर्ण को डालना है। ठीक है, और गुलाब जल की जो है 3 दिन तक भली प्रकार से भावना देनी है, मर्दन करना है। इससे जो पिष्टि तैयार होगी वो जो होगी रत्न पिष्टि होगी, चाहे वो नीलम की हो, चाहे वो हीरक की हो, चाहे किसी की भी हो। गुलाब जल में पिष्टि निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा, नीलम के जो है मात्रा भस्म की पिष्टि की 1/8 से 1/2 रत्ती। अनुपान क्या है, मधु, मक्खन आदि विविध द्रव्यों के साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है, अनुपान हो गए। अच्छा, गुण क्या है नीलम भस्म के, वृश्य, बल्य, उत्तम दीपन, त्रिदोष अग्नि, वर्ण्य। ये इसमें जितना फेंक सको उतना आराम से फेंको, क्योंकि ऑलमोस्ट सब डिजीजेज में जो है इसके प्रयोग बताए हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है इसके भस्मों के गुण में। बस ज्यादातर शीतवीर्य की होती हैं ठीक है, और मधुर टाइप के रस की होती हैं इन जनरल सारी पिष्टी। तो उस तरह से आप कॉमन लिख सकते हो, ठीक है। बल्य, वृश्य, ठीक है, दीपन करने वाली, ये कॉमन चीजें हैं, ये आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप नीलम के गुण पढ़ सकते हो। अच्छा, प्रमुख योग की बात करें तो नवरत्न, राजमृगांक रस, ये सब जगह है। राजमृगांक रस, मणिपर्पटी रत्न भागोत्तर रस, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये होगा अपना नीलम रत्न कंप्लीट। अब अगला आता है गोमेद। गोमेद क्या होता है? जिरकोन जो है मॉडर्न में, जिरकोन या फिर सिनेमोम स्टोन, ठीक है, सिनेमोन स्टोन, इनको जो है गोमेद बोला गया है। मतलब अंग्रेजी नाम इसका जिरकोन है, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या है? ZrSiO4। क्या है? ZrSiO4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो और नीलम का क्या था? Al2O3, ये याद रख लेना। अच्छा, जिरकोनियम सिलिकेट इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। काठिन्य इसका 7.5 है, ये आपको सारा बुक में मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया। अच्छा, पर्याय की बात करें तो गोमेदक, ठीक है, पिंग स्फटिक, राहु रत्न। अब इसका ग्रह कौन है? राहु है, तो इसलिए राहु रत्न, ठीक है। तमोमणि, ये इसके कुछ पर्याय हैं। इतिहास की बात करें तो इसका भी संहिताओं में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद के रसग्रंथों में इसके विभिन्न लक्षण वगैरह, भेद, शोधन, मारण, इन सब का जो है डिटेल में वर्णन मिल जाता है। अच्छा, इसको गोमेद क्यों बोला गया है? ठीक है, गो मतलब गाय, मेद मतलब मेद धातु, तो गाय के मेद जैसा दिखने के कारण जो है इसको गोमेद बोला जाता है। कुछ ऐसा कहता है गोमूत्र जैसा रंग होने के कारण भी इसको गोमेद कहा जाता है, तो ये गोमेद कहलाने के पीछे इसका कारण है, ठीक है। इस रत्न की बात करते हैं, स्निग्ध होता है, सम होता है, पारदर्शक होता है, पीत रक्त वर्ण का होता है, ठीक है और मधु जैसे वर्ण का, जैसे शहद का कलर होता है ना, ओरिजिनल शहद का, ये आजकल डाबर वगैरह इनके जो शहद आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो थोड़े डार्किश कलर में आते हैं। जो ओरिजिनल शहद होता है उसका जैसा कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा कलर होता है। बाकी मैंने आपको रत्नों की पिक्स जो है ग्रुप में भेज दी थी, कैसे दिखते हैं रत्न, ठीक है, कौन सा रत्न कैसा दिखता है, तो गोमेद वहां देख सकते हो। इसलिए जिरकोनियम जाति का जो है सिलिकेट है, मतलब जिरकोनियम का जो है ये खनिज तत्व है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है सिलिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें और भी द्रव्य होते हैं, जैसे कि टेफ्नियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। आयरन, मैग्नीज भी इसमें अल्पांश में मौजूद रहते हैं। ये पारदर्शक है, ठीक है। और मतलब पारभाषक और अपारदर्शक, ये तीनों टाइप का होता है, यानी एक जिससे लाइट आर पार जा सकती है वैसा, ठीक है, एक अपारदर्शक मतलब जिससे लाइट पार नहीं जाती है उस टाइप का, और एक जो है पारभाषक, यानी जो है लाइट को जो है अपवर्तित करता है, यानी एक अंदर से लेकर और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, वो सब जो है ये सब करता है, ठीक है। राहु ग्रह को प्रसन्न करता है, ये आपको पता ही है। प्राप्ति स्थान की बात करते हो दक्षिण अफ्रीका, रूस, बर्मा, श्रीलंका, फ्रांस आदि देशों में, और भारत के झारखंड, बिहार, हजारीबाग, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है। भेद करें तो भेद वर्ण के आधार पर किए गए इसके। श्वेताभ, जो श्वेत वर्ण का है उसको ब्राह्मण, रक्ताभ क्षत्रिय, पीत को वैश्य, और कृष्णाभ पीत को शूद्र टाइप का जो है गोमेद माना गया है। अच्छा, ग्राह्य गोमेद के लक्षण की बात करते हैं, स्वच्छ हो मतलब साफ सुथरा हो, गोमूत्र सदृश वर्ण, निर्मल, स्निग्ध, समान आकार का, भारी, दल रहित, यानी इसमें कोई लेयर्स वगैरह जो है नहीं हो, कोमल, चमकयुक्त, इन 8 गुणों वाला जो है ग्राह्य गोमेद होता है। अग्राह्य इसके जस्ट ऑपोजिट गुण वाला होता है, जैसे कि कांतिहीन, जिसमें मतलब कोई चमक नहीं हो, लघु हो, खुरदुरा हो, ठीक है, चपटा हो, पटल वाला हो, ठीक है, प्रभाहीन हो, पीत वर्ण का हो, कांच की आभा वाला हो, इस प्रकार का जो है अग्राह्य नीलम सॉरी अग्राह्य गोमेद मानना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं गोमेद के शोधन और मारण। तो गोमेद, गो से याद रखना, गाय के मूत्र के समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोरोचन में इसको स्वेदन करना है 1 प्रहर तक, तो गोमेद का शोधन गोरोचन में। अच्छा, मारण की बात करें तो वही MGH वाला रूल यहाँ पे होगा, मनयशिला, गंधक और हरताल समान मात्रा में जो कल्व में डालकर उसमें गोमेद का चूर्ण डाल के लकुस्वरस की भावना देकर टिकिया बना ली, और 8 फुट के पाक करके जो है गोमेद का भस्म तैयार कर ली। अच्छा, पिष्टी की बात करें तो वही पिष्टी का भी वही तरीका है, पहले तो वो क्या बोलते हैं, इमाम दस्ते में जो कूट कर सूक्ष्म चूर्ण कर लो, फिर सीमाक पत्थर कल्व में डालकर गुलाब जल मिलाकर 3 दिन तक भावना देकर और जो है पिष्टी तैयार कर लो।
बस पिष्टी का भी नॉर्मल सामान्य रूल जो चलता है वही होगा। फिर मात्रा की बात करें तो 1/4 से 1 रत्ती इसकी मात्रा है, और मधु आदि विविध रोगनाशक द्रव्यों के साथ इसके जो है अनुपान मतलब है, इनके साथ इसको प्रयोग करने का बोला गया है। अच्छा, इसके गुण क्या होंगे? अम्ल रस की और वीर्य में उष्ण, जिनके जैसे स्पेसिफिक चीजें दे रखी हो ना, जैसे कि यहाँ पे अम्ल रस एक स्पेसिफिक रस है, तो इनको आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि आपके बहुत हेल्प करेंगे इस चीज में आगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में। तो अम्ल रस वीर्य में उष्ण है, क्योंकि ज्यादातर पिष्टी या फिर भस्म देखें रत्नों की तो वो शीत थी, और यहाँ पे ये उष्ण है, इसलिए ये डिफरेंट है, ठीक है। यह वात प्रकोप विकार नाशक, अब उष्ण वीर्य में है तो वात प्रकोप को रोकेगी। आम्ल रस क्या है? वात नाशक है, तो वात विकारों में जो है ये अच्छा काम करेगी। दीपन, पाचन, पाप नाशक, ठीक है। कफ पित्त हर, कफ और पित्त को भी हरने वाली होगी, ठीक है। क्षय रोग, पांडु नाशक, रुचिकर, ठीक है। त्वच यानी त्वचा के लिए हितकर, बुद्धिवर्धक, इस प्रकार की जो है गोमेद, भस्म या पिष्टी के गुण होते हैं। नवरत्न राज मृगांक रस और राज रत्न भागोत्तर रस, जिसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इस प्रकार से गोमेद भी अपना कंप्लीट होता है। अब आता है लास्ट रत्न वैदुर्य। वैदुर्य को क्या बोलते हैं? कैट्स आई, ठीक है। और ये बेरिलियम का जो है एल्यूमिनेट है, यानी इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या क्या है? BeO, ठीक है, Al2O3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। BeO Al2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। इसके पर्याय, इसका जो कठिन्य है वो 3.5 से 3 सॉरी, कठिन्य है इसका 8.5 होता है, ठीक है। हिंदी में इसको लहसुनिया बोलते हैं। ये आपने बहुत नाम सुने होंगे, लहसुनिया, पुखराज, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको, गोमेद, इनके बहुत नाम चलते हैं, ठीक है। हीरा, ये सब आप सुने हुए हैं रत्नों के नाम, तो नवरत्नों के, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर इसके बाद आगे चलते हैं अपन इसके इतिहास के बारे में। तो गोमेद का वर्णन जो है, सॉरी, वैदुर्य का वर्णन जो है चरक संहिता में मिलता है कई जगह, ठीक है। वैदुर्य धारण का है, बोल रखा है उन्होंने। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन आता है, और भी जगह है जहाँ पे इसका वर्णन आता है, ठीक है। तो इसको आप वहां से देख सकते हो, मतलब यहाँ पे, मतलब कुल मिला के बात है, चरक संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है वैदुर्य का, ठीक है। वैदुर्य का ना बिल्ली की आंख की तरह चमकदार होता है, पीत हरित वर्ण का होता है, ठीक है। और वर्तुल घेरेदार होता है, बीच में शुभ्र वर्ण की लाइन सी होती है, दिखाई देती है इसमें, ठीक है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम जैसे तत्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। केतु ग्रह को प्रसन्न करने वाला होता है, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। और हीरे और कुरुंदम, यानी जो अपना वो कुरुंदम में एक वर्ग है जिसमें अनेक द्रव्य आते हैं, जैसे कि नीलम आदि जो है, नीलम, माणिक्य वगैरह हो गए, उस टाइप के द्रव्य उसमें आते हैं, उस टाइप के रत्न उसमें आते हैं, ठीक है। तो हीरा और कुरुंदम के बाद ये सबसे कठिन रत्न है, ठीक है। तो इसमें बिल्ली की आंख की जैसा दिखाई देने के कारण इसको कैट्स आई बोलते हैं मॉडर्न में, ठीक है। प्राप्ति स्थान की बात करें तो ये बर्मा, रूस, श्रीलंका, ब्राजील, नॉर्वे, अमेरिका, भारत में जम्मू कश्मीर प्रांत में जो है ये मिलता है। भेद की बात करें तो मरकत और स्फटिक, ये दो वर्ग होते हैं इसके, ठीक है। तो ये दो भेद हो गए वर्ग के अनुसार। फिर वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण नीली आभायुक्त होता है, क्षत्रिय अरुण आभायुक्त होता है, वैश्य नीलाभ आभायुक्त, ठीक है, नीलाभ आभायुक्त होता है। बस इसमें क्या है, ब्राह्मण और वैश्य में अंतर, ब्राह्मण में श्वेत वर्ण मिक्स होता है और वैश्य में पीत वर्ण, ठीक है। और शूद्र होता है नील वर्ण का आभायुक्त, मतलब इसमें सिर्फ नील वर्ण होता है। इस प्रकार से वर्ण के आधार पर 4 भेद होते हैं। अच्छा, आधुनिक दृष्टि से इसके 2 भेद होते हैं, विडालक और एलेक्जेंड्रॉक, ठीक है। ये दो जो है एलेक्जेंड्रॉइड, ये 2 वेद होते हैं इसके मॉडर्न के अकॉर्डिंग, आपको याद करने पड़ेंगे वेद इसमें, ठीक है। सारे वेद याद करने पड़ेंगे आपको इसके। अच्छा, ग्राह्य के लक्षण देखें तो कृष्णाभ श्वेत वर्ण का, सम, स्वच्छ, गुरु, चमकदार होता है, ठीक है। मध्य में श्वेत अभ्रक के सदृश चमकीला श्वेत रेखा युक्त होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि जब उसको रोशनी में देखते हैं ना अपन, तो एक सफेद लाइन सी उसमें दिखाई देती है, ठीक है। वह जो है शुभ माना जाता है। इसका मारण के शोधन कैसे होगा? तो शोधन मैंने आपको बताया था, त्रिफला ख्वात में इसका विशेष शोधन करते हैं। सामान्य शोधन जयंती स्वरस आपको पता ही है। मारण MGH वाला जो है वही आपको याद करना है इसमें। मारण में सिर्फ हीरे में
और मुक्ता प्रवाल, इन तीन में जो है मारण विधि अलग है, बाकी जो है सब में सेम चलती है मारण विधि, तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है। पिष्टी निर्माण वही इमाम दस्ते में सूक्ष्म को चूर्ण किया, सीमा पत्थर का खलवे लिया, उसमें उस चूर्ण को डालकर और जो है गुलाब जल के साथ 3 दिन तक भली भांति मर्दन करने पर जो है पिष्टी तैयार हो जाती है। अच्छा, मात्रा भस्म और पिष्टी की क्या है? 1/4 से 1 रत्ती तक इसकी मात्रा है। मधु आदि विविध द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है रोगानुसार। अच्छा, और भस्म गुण क्या है? मधुर रस और शीतवीर्य। मैंने बताया था इन जनरल मधुर रस और शीतवीर्य होता है, तो वही यहाँ पर चलेगा। मेद्य, आयुष्य, बल्य, चक्षुष्य, भ्रंगण, बुद्धिवर्धक और पित्त प्रदान रोगों को जो है ये दूर करने वाली होती है। ये सारे आपको जनरली पता है चीजें। रक्त पित्त, कफ वात नाशक होती है, अग्नि दीपक होती है, मल भेदक होती है, गुल्म नाशक होती है। ठीक है। और संतति को, वृश्य है तो संतति को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसके गुण होते हैं। अच्छा, प्रमुख योग, नवरत्न राजमृगांक रस, रत्न भागोत्तर रस। इंद्रोक्त रसायन में इसका प्रयोग किया गया। इंद्रोक्त रसायन कहाँ है? चरक संहिता चिकित्सा स्थान में, पहला चैप्टर। ठीक है। तो इंद्रोक्त रसायन वहां पे मिलेगा। चूर्णांजन और पिंडांजन, इस जगह इस तरह से इसके कुछ प्रमुख योग हुए। इस प्रकार से अपना रत्न प्रकरण कंप्लीट हो गया। अब रत्न प्रकरण में आपको कॉमन लेकिन बहुत कीमती चीजें क्या क्या है वो बता देता हूं मैं। शोधन विधि, शोधन विधि सबकी आपको स्टार्टिंग में दे रखी है। जयंती स्वरस आपको मेनली याद रखना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपको वहां पे विशेष शोधन नहीं पता होगा तो आप सामान्य शोधन तो लिख के ही आना। मारण, हीरा, मुक्ता प्रवाल को छोड़ के सब में एमजीएच काम में लेना है, एमजीएच के मसाले डालने हैं। ठीक है। मनशिला, गंधक और हड़ताल। ठीक है। और हीरे में जो है वहां पे पारद का प्रयोग होता है, लेकिन हीरे में जो 14 पुट देते हैं उनमें से सिर्फ 1 पुट में ही पारद का प्रयोग होगा, बाकी पारद नहीं डालना है। बस वो अंतर याद रखना। ठीक है। तो हीरे का हो गया। फिर मुक्ता प्रवाल का थोड़ा इजी प्रोसीजर है, वो आप अलग याद कर लेना। तो शोधन मारण हो गए आपके। ठीक है। रत्नों की पिष्टी तैयार करने की विधि सब में कॉमन है। जैसे कि शुरुआत की अपन ने रत्न पिष्टी बनाने की, कैसे कि उसको सबसे पहले सूक्ष्म चूर्ण किया, किसमें? इमाम दस्ते में कूटा। फिर वो सूक्ष्म चूर्ण को सीमा पत्थर के खलवे में डालकर उसमें गुलाब जल की 3 दिन तक भावना देकर जो है पिष्टी तैयार की। ठीक है। दृढ़ मर्दन करके। तो इस प्रकार से जो है अपने पिष्टी निर्माण कॉमन हो गया। मात्रा इन जनरल 1/4 से 1 रत्ती आप मात्रा लिख सकते हो, सिर्फ हीरक भस्म को छोड़कर। हीरा की भस्म की मात्रा बहुत कम, 1 से 4 mg होती है, यानी 1/32 से शायद 1/16 mg उसकी मात्रा है। तो वो आपको अलग से याद करना पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हीरे के पॉइजनस इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए शायद उसकी मात्रा इतनी कम है। ठीक है। तो ये हो गया अपना रत्न प्रकरण कंप्लीट। धातु वर्ग प्रकरण थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बड़ा भी था, उसमें टाइम भी लगा था अपन को, तो वो भी आप पढ़ते रहना। रत्न प्रकरण इजी है, आसानी से आपको समझ में आना। हाँ, रत्न के गुण कितने थे? 6 सामान्य गुण और 5 सामान्य दोष थे, वो आपको याद रखने, जहां जिन यूनिवर्सिटीज में 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो याद करने ही है। रत्न के गुण दोष, उनका एक्सप्लेनेशन आपके बुक में है, नोट्स में नहीं है, तो बुक से वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार रत्न के दोष जो है 5 दोष है, 5 नंबर में पूछ लिया, रत्न के गुण है जो 5 नंबर में पूछ लिया, तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी होगा। इन जनरल 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, तो नाम याद होने जरूरी है। ठीक है। तो शोधन मारण हो गया, उसकी मात्रा हो गई। गुणों की बात करें तो गुण सब में आप लिख सकते हो, चक्षुष्य है, बल्य है, त्रिदोष शामक है। ठीक है। और पित्तज विकारों को, वातज विकारों को दूर करने वाला, इस तरह के आप गुण लिख सकते हो। ठीक है। तो ये सारे गुणों में आ जाएंगे। फिर कुछ रोगों के नाम लिख दो, अर्श वगैरह, अर्श बगंदर। ठीक है। और कुष्ठ, कुछ भी लिख दो। ठीक है। नेत्र से रिलेटेड रोग लिख दो जो आपको याद है। तो इस प्रकार से गुण हो जाएंगे। अग्नि दीपक लिख दो, रोचक लिख दो। ये सारे गुणों में आप लिख सकते हो आराम से। अनुपान, मधु, घृत, और उसके अलावा रोगानुसार स्वरस आदि, ये कॉमन अनुपान आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है। और क्या बताने लायक है इसमें? धातुओं का जो प्रकरण था उसमें सब में अलग अलग चीजें चलती हैं, उनके विशेष शोधन अलग हैं। ठीक है। विशेष शोधन नहीं याद है वहां पे भी धातु प्रकरण में, तो सामान्य शोधन वाला श्लोक याद किया, या याद हो किसी को तो सुनाओ आप मेरे को एक बार, धातुओं का सामान्य शोधन कैसे किया। हम्म। वेरी गुड।
तो ये सामान्य शोधन है, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब धातुओं की जो भस्में वगैरह बनती है, उनके भी इन जनरल धातुओं की भस्में कैसे काम करती है, एज ए रसायन काम करती है। अब रसायन क्या करता है, लाभोपायो ही शस्त्रानाम रसादिनाम रसायनम, यानी कि सभी धातुएं जो है, अपनी सप्त धातुएं, उनको जो है प्रशस्त धातुएं प्राप्ति के लिए होता है। प्रशस्त मतलब सबसे श्रेष्ठ प्रकृति की धातुएं जो है प्राप्त करवाने में रसायन हेल्प करता है। तो आप वो सारे काम कर सकते हो इसमें। बल्य होता है, चक्षुष्य होता है, इंद्रिय दौर्बल्य दूर करने वाला, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। जो रसायन है वो सारी बीमारियों पर भी काम करेगा, ठीक है। रसायन जब सारी धातुओं को साम्यावस्था में ला रहा है, दोषों को साम्यावस्था में ला रहा है, तो वो सभी रोगों पे काम करेगा, सर्व रोग नाशक होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो गुणों में, आपको बेझिझक लिखना आप, ठीक है। धातुओं की जितनी भस्म लिखो, खासकर स्वर्ण भस्म। स्वर्ण का तो आपको पता है, स्वर्ण प्राशन वगैरह अपन कराते हैं, तो वो क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो वो आप आराम से लिखना, स्वर्ण भस्म के तो गुण, स्वर्ण प्राशन के जो गुण है वो सारे स्वर्ण भस्म के गुण है, आप आराम से लिखो उसको, ठीक है। तो ये अपने धातु प्रकरण की बात हो गई। महारस उपरस साधारण दस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये भी आपके इजीली आपको याद हो जाएंगे, इसकी ट्रिक सहित मैंने आपको बताई है, ठीक है। सामान्य शोधन, विशेष शोधन सब बताया है उसका। अच्छा, रत्न प्रकरण की कोई वैसे ट्रिक होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसको एक्सप्लेनेशन कल कर लेंगे। बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत इजी है, इसमें आपको एक एक द्रव्य याद करना। बाकी विधि सबकी, दोला यंत्र में स्वेदन की है, शोधन की, और मारण में 8 पुट दिए हैं सबको ऑलमोस्ट। हीरे को 14 पुट दिए हैं, ठीक है। हीरे की वजन बनाने के लिए वो थोड़ी अलग चीज थी। और प्रवाल और मुक्ता का थोड़ा अलग सीन चलता है, बाकी सबका सेम है, ठीक है। तो रत्न प्रकरण कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल। एंड करता हूँ मैं क्लास। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? ओके।